फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR और मैं तुम लोगों के लिए एपी की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन था उससे आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक बार से पहले हमें इंट्रोडक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। एपी इज अ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इन विच द टर्म obtained by adding a fixed number to the preceding term। एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है, एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसमें हम जो रूल यूज करते हैं, क्योंकि जिस नंबरों के कलेक्शन में हम कोई रूल यूज करते हैं उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। यानी जब हम कुछ नंबर्स को एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे हम 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो ये जो नंबरों का कलेक्शन है ये एक सीक्वेंस है। क्योंकि हम इसमें एक दिमाग में जब लिख रहे हैं तो एक रूल अपने दिमाग में रखते हैं, और वो रूल ये है कि हम पहले 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो सीधी सी बात है, आगे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मान लो एक सीक्वेंस में और देखूं कि हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं 1, फिर यहाँ 2, 4, 8, तो यहाँ भी हम एक रूल को अपने दिमाग में रखे हुए हैं। और रूल ये है कि हमें जो नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो पहले वाली टर्म में 2 की मल्टीप्लाई करके मिल रही है। यानी सेकंड टर्म फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करके मिल रही है, थर्ड टर्म सेकंड में 2 की मल्टीप्लाई करके। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो यानी सीक्वेंस बहुत से तरीके के हो सकते हैं जिनको हम यानी नंबर्स को कुछ अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक सीक्वेंस होता है और वो सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या जैसे 10, 8, 6 एंड सो ऑन, या जैसे 5, 5, 5, 5। तो ये भी मैंने 3 सीक्वेंस लिखे और इन तीनों सीक्वेंस का रूल कांस्टेंट है। इसका रूल तो अलग था बट इनका रूल फिक्स है तीनों का। और रूल ये है कि हमें इसमें कोई भी टर्म तब मिलती है जब हम उससे पहली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। यानी इसकी कोई भी टर्म हमें मिल जाएगी अगर हम पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करें। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इंडिकेट करते हैं A1 से, और जो ये सेकंड टर्म है इसको A2 से, और जो ये थर्ड टर्म है इसको A3 से, और फोर्थ टर्म को A4। तो इसमें हमें सेकंड टर्म तब मिलेगी जब हम फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे, हमें थर्ड टर्म तब मिलेगी जब हम सेकंड टर्म में 1 ऐड करेंगे, हमें फोर्थ टर्म तब मिलेगी जब हम थर्ड टर्म में 1 ऐड करेंगे। तो इसका रूल हुआ कि हम इसमें कांस्टेंट नंबर 1 ऐड कर रहे हैं, +1। दूसरे वाले में हमें सेकंड टर्म तब मिलेगी जब हम पहली टर्म में -2 ऐड करेंगे, और थर्ड टर्म तब मिलेगी जब हम सेकंड टर्म में -2 ऐड करेंगे। तो ये भी एक कांस्टेंट रूल हो गया कि हम इसमें -2 ऐड करके इस सीक्वेंस को आगे चला रहे हैं। इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो हमें आगे की टर्म मिलेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और इसमें हम फर्स्ट टर्म को एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी फर्स्ट टर्म के अलावा इस सीक्वेंस की हमें आगे की सारी टर्म ये D को ऐड करके ही मिलेगी, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करके। केवल फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं कि किसको ऐड करके मिलेगी, लेकिन इसके बाद में जितनी भी टर्म इस सीक्वेंस की होंगी वो सारी टर्म उससे पहली टर्म में D ऐड करके हमें मिल जाती है। तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो एक जनरल फॉर्म जो एपी की बनती है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, बल्कि NAP लिख दो, किसी भी एपी की एक जनरल फॉर्म। लेकिन इस जनरल फॉर्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है। यानी एपी में बिना फर्स्ट टर्म के और बिना कॉमन डिफरेंस के तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी तुम्हें एपी में कुछ करना है तो तुम्हें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में जानते हैं तो हम एपी बता सकते हैं। और एपी जो होगी वो क्या होगी,
पहली टर्म तो पहली टर्म ऐसे ही रहती है, ये तो फर्स्ट टर्म है ए ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म में ये कांस्टेंट डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, यानी ए प्लस डी, ये इसकी सेकंड टर्म होगी। अब अगर इस सेकंड टर्म में हम एक डी और ऐड करते हैं तो डी बढ़ जाएगा, क्योंकि ए डी ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d, तो ये इसकी थर्ड टर्म बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसमें डी ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 2d में एक डी और ऐड करेंगे तो 3d हो जाएंगे, a प्लस 3d, और ये कहलाएगी इसकी फोर्थ टर्म। तो ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी whose first term is a and common difference is d। ऐसे ही अगर हम ये ऐड करते रहे और हम एक इसकी जनरल टर्म के बारे में सोचें तो हम सोच सकते हैं, तो वो कहलाती है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। और ये जनरल टर्म क्या होती है, इसको इंडिकेट करते हैं एन से, ए एन, या इसको शॉर्ट में बोले तो हम nth टर्म भी कह लेते हैं, nth टर्म। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं nth टर्म, तो nth टर्म नहीं करते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ द एपी अगर हम देखें तो वो यहीं से हमारे आइडिया दिमाग में आ सकता है, क्योंकि हम इस नंबर को जानते हैं तब तो हम ये सोचते हैं। लेकिन अगर हम इस नंबर को नहीं जानते तो अगर यहाँ हम 4 को सेट करना चाहें तो हम 3 को लिख सकते हैं 4 - 1। अगर हम यहाँ 3 को सेट करना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं 3 - 1, और अगर हम 2 को यहाँ लिखना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं 2 - 1। यानी n को अगर हमें इन्वॉल्व करना है तो हम देखते हैं हर टर्म में a तो प्लस में है ही सब में, लेकिन d जो होता है वो जितनी हमें टर्म निकालनी है उसका एक कम होता है। जैसे हमें 2 टर्म निकालनी है तो 1d होता है, 3 टर्म निकालनी है 2d होता है, 4 टर्म निकालनी है 3d होता है। मींस जो टर्म हम निकालना चाहते हैं, जैसे हम n टर्म निकालना चाहते हैं तो n - 1d होता है। तो ये कहलाती है जनरल टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म। अब इस जनरल टर्म का यूज करके, यानी ये वो फार्मूला हो गया कि जिसका यूज करके तुम इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमारे पास एपी का एक तरीका तो ये है कि हम डी ऐड करते रहे, एपी बढ़ती रहेगी। हम डी ऐड करते जाए और हम एपी की कितनी टर्म भी निकाल सकते हैं। बट अगर कोई हमसे अचानक कहे कि आप इस एपी की 100 टर्म बता दो, तो अब या तो हम डी ऐड करते 100 तक पहुंचे तो ऐसे तो शाम हो जाएगी। तो अगर हम n की जगह डायरेक्ट 100 यूज कर लें तो हम तुरंत 100 टर्म के बारे में बता सकते हैं कि एपी की 100 टर्म जो होगी वो होगी a प्लस 99d, यानी उस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो 100 टर्म होगी a प्लस 99d। तो अब तुम इसको चाहे फार्मूले से फाइंड करो या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म एपी की पता है तो हम आगे इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे 50 टर्म 50वीं टर्म एपी की a प्लस 4090, 100 टर्म a प्लस 9090, 200 टर्म a प्लस 19090। तो इस तरीके से तुम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और हमारी ये जो 2 एक्सरसाइज है वो इस nth टर्म पे डिपेंड करती हैं, इस जनरल टर्म पे। एपी 2 तरीके की होती है। अगर हमें एपी की लास्ट पॉइंट पता है तब तो वो कहलाएगी फाइनाइट एपी, और अगर हमें एपी की लास्ट टर्म नहीं पता और केवल उसके आगे डैश बना हुआ है तो ये कहलाएगी इनफाइनाइट एपी, यानी कि इसकी नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है। और अगर हमें बीच में डैश दिया हुआ है और हमें ये नहीं पता कि बीच में कितनी टर्म है और लास्ट में कुछ लिखा है कोई टर्म, तो हम इसको कभी कभी लास्ट टर्म बोल देते हैं, लास्ट टर्म, और कभी कभी इसे nth टर्म बोल देते हैं। यानी जिस टर्म का तुम्हें नंबर ना पता हो उसको तुम nth टर्म बोल सकते हो या लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम देखोगे कि अगर एपी इंक्रीजिंग है तो वो सबसे बड़ी होगी और अगर एपी डिक्रीजिंग है तो वो सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब वो सबसे लास्ट में ही आएगी। तो इसका मतलब बीच की टर्म के बारे में बात नहीं कर रहा अभी। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और एपी इंक्रीज हो रही है तो जो सबसे बड़ी टर्म है वो सबसे आखिरी में होगी, और जो सबसे छोटी टर्म है अगर एपी डिक्रीजिंग है तो वो भी सबसे लास्ट में आएगी। तो इसीलिए हमें ऐसी टर्म जिसका नंबर ना पता हो, बीच में डैश डैश आ रहा हो, तो उस टर्म को हम या तो लास्ट टर्म बोलेंगे या nth टर्म, दोनों का मतलब सेम रहेगा।
तो अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फिलहाल हमारी 2 एक्सरसाइज का काम इन फार्मूले से हो जाएगा। इन दोनों एक्सरसाइज में केवल यही एक फार्मूला है जो हमें यूज करना है, nth टर्म का फार्मूला। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको मैं तुम्हें एक साथ कराऊंगा, सारे चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम। तो फिलहाल अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, लेकिन जो इसका मेन क्वेश्चन है मैं उस पर आ रहा हूं। तो पहली एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो तो एक वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें हमें पहले वर्ड प्रॉब्लम का सीक्वेंस बनाना है, यानी नंबरों को पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी को चेक करने का दुनिया में एक ही तरीका है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर ये कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और लास्ट में मान लो इसकी nth टर्म। हमें नहीं पता कि ये कितनी बड़ी एपी है, आखिरी टर्म कौन से नंबर की है, हमने उसे जनरल टर्म बोल दिया nth टर्म। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, तो अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसी तरीके से हम इसको जज कर लेंगे कि एपी है या नहीं है। कोई भी सीक्वेंस अगर हमें मिलता है और हमें चेक करना होता है कि एपी है या नहीं, तो केवल हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस हम बहुत से तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एपी की जो डेफिनेशन है उसका उल्टा है कि इसमें हमने क्या ऐड किया है ये लाने के लिए। ये हमें देखना है कि इसमें हमने क्या ऐड किया जिससे आ जाए। तो उसे देखने के लिए हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमें पता चल जाएगा हमने क्या ऐड किया, यानी a2 माइनस a1। वैसे अगर चाहो तो वही कांस्टेंट नंबर तुमने इसमें ऐड करके ये थर्ड टर्म मिली होगी, यानी जो तुमने फर्स्ट टर्म में ऐड करके सेकंड टर्म पाई है, वही नंबर तुम्हें सेकंड टर्म में ऐड करके थर्ड टर्म में आई होगी। तो अगर तुम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तो भी डी आ जाएगा। और ऐसे ही तुम कोई भी आगे वाली टर्म को माइनस करके पीछे वाली टर्म को, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके तुम उस कॉमन डिफरेंस को पा सकते हो। और जनरल वे में अगर हम बोलते हैं तो n टर्म से पहली टर्म जो होगी वो n-1 टर्म होगी। तो अगर हम n टर्म में से n-1 टर्म को माइनस करें तो हमें d मिल जाएगा। यानी d का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला d का, वो ये होता है कि किसी भी टर्म में से अगर उससे पहली टर्म माइनस करें तो हमें d मिल जाता है। यानी कि अगर k की वैल्यू 2 है तो ये होगी 2 + 1 3, अगर k की वैल्यू 4 है तो ये होगी 4 + 1 5। तो यानी तुम फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करना है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है एक d निकालने का, और d निकाल के ही हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो इसके पीछे हमारे पास इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें बहुत सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं और चेक करना है क्या वो एपी फॉर्म करते हैं। तो उसका तरीका फिर हम यही फॉलो करेंगे कि जैसे पहले मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसमें हम एपी नहीं होगी, ठीक है, चेक करेंगे बट वो एपी नहीं निकलेगी। जैसे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस दिया है 2 4 8 16। तो तुम देखोगे इसमें ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो ये है क्योंकि एक रूल फॉलो कर रहा है कि इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, बट ये सीक्वेंस एपी नहीं है। क्योंकि अगर तुम चेक करोगे कि डी निकाल के देखोगे, पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से डी निकालोगे 4 - 2, तो आंसर आया तुम्हारा 2। लेकिन अगर तुम दोबारा से डी निकालोगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 8 - 4, तो आया 4। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, वो सेम नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो कुल मिला के एपी को चेक करने का हमारे पास यही एक तरीका है कि हमें कॉमन डिफरेंस से ही चेक करके पता लगाना है कि एपी है या नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास फिर एक ऑप्शन और है, मैं इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एकदम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे हम, तो एक पार्ट आएगा,
इसका 12th पार्ट, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक सीक्वेंस दिया है √2, √8, √18 और √32 एंड सो ऑन। अब हमें इस सीक्वेंस को चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए भी रूल हमारे पास यही है कि हमें डी निकाल के चेक करना पड़ेगा, और डी का मतलब हमें a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। अब a2 है √8 माइनस √2। अब तुमने 9th क्लास में जो सर्ट्स है उनके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैंने एक वीडियो डाल रखी सर्ट्स की, उस वीडियो से पढ़ सकते हो तुम। कि सर्ट्स का ही रूल होता है कि अगर ये ऑर्डर सेम है लेकिन अगर ये बेस डिफरेंट है तो तुम इनको माइनस नहीं कर सकते, यानी इसको अभी तुम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग है। इसका बेस 8 है, इसका बेस 2 है। तो या तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने का तरीका कि हम √8 के पहले फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, और अब हम देखेंगे कि ये पेयर बन गया 2 का, तो एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 √2, यानी इस प्योर सर्ड को हमें पहले मिक्स सर्ड में लिखना पड़ेगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब इनका ऑर्डर भी सेम है और बेस भी सेम है। अब ये माइनस हो सकती है, और 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, यानी जिसे सिंपल तुम 1 √2 बोल सकते हो। और अगर हम इसी डी को दोबारा निकालें a3 माइनस a2 से, तो a3 हमारे पास है √18 और √8। तो √18 को भी तुम जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3, तो ये 3 √2 हो जाएगा और ये 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2। ऐसे अगर तुम इसकी नेक्स्ट 4th में से माइनस करके देखोगे, 4th टर्म माइनस 3rd टर्म, तो 4th टर्म है √32 माइनस √18। अब √32 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आएगा, तो उनमें से 2 पेयर बन जाएंगे 2 2 के, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 √2 माइनस 3 √2, और फाइनली ये भी आ गया 1 √2। तो अब हमने ये एनालाइज किया कि हमारी जो डिफरेंस थी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की, और 4th टर्म माइनस 3rd टर्म की, वो सेम आई। इसका मतलब इट इज एन एपी। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम एपी चेक करना सीख गए होगे। इसी मेथड से तुम एपी को चेक करते हो। और एक बात और ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे पास कहीं एपी मिल जाती है तो इसका मतलब तुम्हें 2 चीजें तुरंत पता चल जाती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीजें तुम एपी के निकलते ही आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं इसमें 4.1 में पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया वर्ड प्रॉब्लम का है, वो यही क्वेश्चन है, बट उसमें पहले ये सीक्वेंस तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, नंबर्स को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम से। तो वो मैं अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा 3rd में। सबसे पहले तुम्हें उसमें सीक्वेंस बनाना है, फिर एपी चेक करनी है, तो एपी इसी तरीके से चेक होगी। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ए भी दिया है और डी भी दिया है, और तुमसे केवल एपी की 4 टर्म फाइंड करवा रहा है। तो मैं इसका एक पार्ट तुम्हें बता देता हूं कि एपी की पहली, अगर तुम्हें ए और डी पता है, तो मैंने बताया था तुम्हें शुरुआत में कल कि जहां ए और डी पता होते हैं वह सब कुछ पता होता है। समझ लो ए और डी पता है तो सब कुछ पता है। तो तुम ए और डी के अकॉर्डिंग चल के, जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तुम्हें ए दिया है, चलो फर्स्ट मैं ए दिया है 10 और डी दिया है 10। अब तुम्हें अगर ए और डी पता है तो अब तुम इसकी 4 क्या 40 टर्म भी निकाल सकते हो, तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा यही होती है ए, यानी कि 10। लेकिन सेकंड टर्म जो होती है, अब सेकंड टर्म को तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो जनरल फॉर्म में भी निकाल सकते हो, मैं इसको 2 तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। एक तो जनरल फॉर्म से निकाल सकते हो, तो जनरल फॉर्म से निकालने का मतलब है, जनरल फॉर्म में सेकंड टर्म होती है a + 1d, इससे निकाल सकते हो। और एक तुम बिल्कुल पहले दिन जो बताया था तुम्हें कि एपी की कोई भी टर्म तुम्हें तब मिलेगी जब उससे पहली टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करो, यानी एक तुम सेकंड टर्म को ऐसे भी निकाल सकते हो a1 + d, यानी फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। तो फर्स्ट टर्म में तुम्हारे पास 10 और d है 10, तो आंसर आ गया 20। और अगर तुम यहां से निकालते हो तो फर्स्ट टर्म है 10 और 1 × 10,
डी की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20। आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d, और इसके अकॉर्डिंग थर्ड टर्म निकालनी है इस वाले मेथड से। ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। अगर सेकंड मेथड से निकालनी है तो a2 प्लस d, क्योंकि ये एपी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि जिस पहली टर्म में d ऐड कर दो आगे वाली टर्म आ जाएगी। अब सेकंड टर्म तुम्हारे पास है 20 प्लस 10 यानी कि 30, और अगर यहां से निकालते हो तो a बराबर है तुम्हारे पास 10 और d बराबर है 10। जब दोनों को सॉल्व करोगे 10 प्लस 20 यानी कि 30, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ऐसे ही इसी प्रोसीजर से तुम एपी की 4 या 5 या 6 टर्म निकाल सकते हो। अब 4 टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म में d ऐड कर दो, या 4 टर्म चाहिए तो a प्लस 3d निकाल दो। तो दोनों में से कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे एपी दी हुई है, केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछता है। तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो उनको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करके निकल जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म है। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 पे। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सारा ये समझो कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगी। ये तो एकदम बेसिक सी चीजें थी। अब हमारी एक्सरसाइज असली वाली स्टार्ट होती है 4.2, और इस एक्सरसाइज में हम बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें भी है, उनको सबको हमें हैंडल करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेता हूं सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन तो एक टेबल है और उस टेबल में जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला फार्मूला। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होगा, एन टर्म का फार्मूला। और इस फार्मूले में कितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं तो तुम देख रहे हो, एक तो nth टर्म यूज होती है, एक a यूज होता है, एक n यूज होता है, एक d यूज होता है। यानी इसमें 4 चीजें यूज होती हैं। nth टर्म की वैल्यू, a फर्स्ट टर्म, n और d। तो जो पहली क्वेश्चन में टेबल बनी है इनमें से 4 में से वो 3 चीजें तुम्हें देगा और चौथी चीज फाइंड करनी होगी। तो यानी एक तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना है बस। तो ये तो हम आगे करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला चलेगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन तो तुम आराम से खुद कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करना है और इसमें से 3 आइटम तुम्हें मिलेंगे और एक तुम्हें फाइंड करना होगा। तो वो तुम लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब इसमें हमें एक एपी दी है। जैसे एपी हमारा फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, एपी दी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ये एपी है और इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है, 30वीं टर्म। तो समझ लो जब एपी मिल जाए तो तुम्हें 2 चीजें मिल गई, एक तो फर्स्ट टर्म मिल गई और एक तुम्हें डी मिल गया। क्योंकि डी निकालने के लिए तुम्हें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। वैसे तुम किसी भी आगे वाले टर्म में से कोई भी पीछे वाले टर्म माइनस करके डी निकाल सकते हो, थर्ड में से सेकंड माइनस करके भी निकाल सकते हो। अगर ए बी है तो सेम ही आएगा। तो अगर सेकंड टर्म 7 है और इसमें से 10 माइनस करते हो माइनस का 3, ये तुम्हारा डी आ गया। अब तुम्हें ए पता है और डी पता है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिलहाल करना क्या है, हमें 30वीं टर्म निकालनी है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जिस एपी की फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंट डी होता है तो उसकी 30वीं टर्म होती है a प्लस 29d। और चाहो तो इस फॉर्मूले में n की जगह 30 लगाओगे तो अपने आप ये चीज बन जाएगी a प्लस 29d। मैं अगर यहाँ n की जगह 30 लगा दूं तो ये a प्लस 30 माइनस 1 यानी 29d बनेगा। अब तुम्हें a पता है 10 और d पता है -3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस 29 3 जा 87। अब 87 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का 77। तो तुम्हारी 30 टर्म हो गई माइनस का 77। तो इस तरह से तुम ये जो कोई भी क्वेश्चन है इसका, यानी अगर ए बी पता है तो हम उससे ए और डी निकाल के फिर कोई भी टर्म बता सकते हैं। उसके लिए ये नहीं कि हम डी ऐड करते करते वहां तक पहुंचेंगे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो उसलिए हम उसको फार्मूले से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, अभी थर्ड क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आगे से मैच करेगा। अभी मैं पहले उसके लिए तो मैं एक नया क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि 3 क्वेश्चन को कवर करेगा
एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, केवल लैंग्वेज चेंज है। इसीलिए एपी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है, फॉर्मूला एक ही यूज होगा बट लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78, इज 78। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। और 5th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें एपी दी है जैसे 7, 13, 19 और डैश डैश लास्ट में लिखा है 205। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 is a term of AP 11, 8, 5, 2. -150 is what term? तो कुल मिला के ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही क्वेश्चन है। यानी कि अगर हमें कभी एपी दी हो और ये चेक करना है कि वो टर्म उस एपी की कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी 78, यानी ये टर्म का नंबर पूछ रहा है कि इस एपी की ये कौन सी नंबर की टर्म है। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये कौन सी टर्म है 78। इस वाले क्वेश्चन में पूछता है कि इस एपी में ये एपी है, फाइनाइट एपी है क्योंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है, तो ये एपी की अंदर कुल कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में ये एपी दी है और ये एपी आगे बढ़ते बढ़ते कहीं कह रहा है कि -150 इस एपी में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, ये चेक करें। यानी किसी टर्म को हमें चेक करना है क्योंकि सारे नंबर तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं जहां से मान लो एक एपी लिखूं 1 और 3 का गैप कर दूं, 4 और 7 और 10, तो तुम देखो 2 और 3 तो नहीं आ रहे ना एपी में, 5 और 6 तो नहीं आ रहे एपी में, 8 और 9 तो नहीं आ रहे ना एपी में। तो हर नंबर एपी में थोड़ी ना आ जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा गैप पे। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एपी है तो सारे नंबर आ जाएंगे, बट अगर नंबरों में गैप आ रहा है तो कुछ नंबर हट भी तो जाते हैं जो एपी में नहीं आते। अब मैं तुम्हें ऐसे ही आगे तुक्के में पूछूं कि 70 इस एपी में आएगा नहीं आएगा, तुम्हें क्या पता 70 आएगा, क्योंकि 70 एक आगे की टर्म है। अब या तो ये है कि तुम्हें पता चल गया 3 का गैप है, इसमें 3 ऐड करते रहो। अगर 70 के आसपास पहुंच गए, मान लो 3 ऐड करने पे 70 आ गया कहीं, तो ठीक है, और नहीं आया 71 आया 72 आया, तो इसका मतलब 70 बीच में लैप्स हो गया, तो 70 नहीं है। तो हमें ये थोड़ी ना ऐड करते करते वहां तक पहुंचेंगे, पता लगाएंगे कि एपी के अंदर है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चनों का एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कि हमें जो टर्म पूछी जाती है कि ये एपी में है या नहीं है, या किसी टर्म का नंबर पूछा जाता है, जैसे 78 इस एपी की कौन सी टर्म है, या इस एपी में कुल कितने नंबर्स हैं, और या -150 इस एपी की कौन सी टर्म है भी या नहीं है। तो इन सब क्वेश्चनों का एक ही सॉल्यूशन होता है कि जिस टर्म का तुम्हें नंबर ना पता हो, हमेशा उसको nth टर्म लेट कर लो। अगर किसी टर्म का तुमसे नंबर पूछा जा रहा है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म है, तो उसको nth टर्म लेट कर लो। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर कोई फाइनाइट एपी दी है तो जो बीच का डैश है, ये तो हमें एक इस बात का इंडिकेशन है कि बीच में कुछ टर्म्स हैं, पर कितनी टर्म है वो हमने इंडिकेट नहीं करी, यानी बीच में ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक को हम फिल तो कर नहीं सकते, तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म लेट कर सकते हैं। ऐसे ही जिस टर्म को तुम्हें चेक करना है कि एपी की है टर्म या नहीं, उसको तुम मान लो कि एपी की टर्म है और ये एपी की nth टर्म है। और ये भी मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एपी जब डिक्रीजिंग होगी तो जो लास्ट टर्म होगी वो सबसे छोटी होगी। अब तुम देख रहे हो कि -150 सबसे छोटा नंबर है, तो इसका मतलब सबसे आखिरी में होगा।
ऐसे देखो ये भी बढ़ रही है तो 205 सबसे लास्ट में होगा। ऐसे ही देखो ये भी बढ़ रही है तो 78 सबसे बड़ा नंबर है तो वो सबसे लास्ट में ही होगा। तो जो सबसे लास्ट में होगा उसको तुम nth टर्म मान लोगे, चाहे वो तुम्हें टर्म चेक करवा रहा है या टोटल टर्म पूछ रहा है या फिर वो टर्म उसमें है या नहीं ये चेक करवा रहा है। तो सबका मेथड एक ही है, तुम्हें केवल nth टर्म मानना है उसको। उसके बाद ए तुम्हारे पास है, डी तुम निकाल सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब तुम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें nth टर्म तुम्हारे पास 78 हो गई, a तुम्हारे पास 3 हो गया, n माइनस 1 इंटू, क्योंकि n तो तुम्हें पता नहीं, d हो गया 5। अब तुम्हारे पास कैलकुलेशन के दो मेथड हैं। पहला मेथड कि या तो इसको इधर लग माइनस करो और फिर इसको डिवाइड में लेके जाओ, या फिर पहले ब्रैकेट की इंटू करो, तो कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको इधर लेके माइनस करता हूं तो 78 में से पहले 3 माइनस करा, अब इससे ये 75 आ गया और मल्टीप्लाई की ये डिजिट डिवाइड में गई तो ये इससे डिवाइड हो गया, 5 बन जाए 5, 5 5 जाए 25, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया और फाइनली ये 16 आ गया। तो इसका आंसर तो ये हो गया कि 78 इज द 16th टर्म ऑफ द एपी। इसका आंसर हुआ 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। ये एपी की 16th टर्म है। अब इस वाले केस में आते हैं, तो इस वाले केस में भी हमें यही करना है। ए तो 7 है, डी हम निकाल सकते हैं 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 6, क्योंकि 6 प्लस 7 13 होता है, ठीक है। अब इसे हमने nth टर्म मान ही रखा है, फार्मूला फिर ये लगेगा nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की जगह 205, n की जगह a की जगह 7 और n माइनस 1 इंटू 6। अब इसको इधर लाके माइनस करेंगे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से 7 करेंगे तो 198 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 आया 6 3 जा 18, तो फाइनली n इज इक्वल टू 34। तो आखिरी टर्म का जो नंबर होता है उतनी ही हमारी एपी में टर्म्स होती है, यानी लास्ट टर्म हमने जिसको माना है उसका जो भी नंबर आएगा उस एपी में टोटल उतनी ही टर्म्स होंगी। यानी इस एपी में टोटल 16 टर्म्स है और इस एपी का जो लास्ट टर्म का एन आया 34 आया, तो इसका मतलब इस एपी में टोटल 34 टर्म्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 34। इस एपी में कुल 34 टर्म्स है। और अगर हमें कोई टर्म चेक करनी होती है तब भी हम यही काम करते हैं, हम तो मान लेंगे कि एपी में टर्म है, कोई बात नहीं। अब हम लेकिन ये देखना चाहेंगे कि एपी की अगर टर्म है तो कौन से नंबर पे आएगी, तो उसके लिए हमें इस तरीके से n निकालना होगा कि ये कौन सी टर्म है एपी की। तो निकालते हैं, तो a तो 11 और d आया 8 माइनस 11 यानी -3। अब तुमने फार्मूला लगा दिया n टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a n की जगह तो -150 आ गया, a की जगह 11 और n माइनस 1 और d की जगह आ गया -3। अब तुम इसे जब सॉल्व करोगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 5 का 15, या बल्कि तुम पहले इसको 1 को भी इधर शिफ्ट कर लो क्योंकि इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 161 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इनका सम जो आ रहा है नंबर्स का वो 8 आ रहा है, और जिन डिजिट के नंबर जो होते हैं, नंबर की डिजिट जो होती है उनका सम अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 161 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये आ गया 164 अपॉन 3। अब भी ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो नंबरों का सम 6 प्लस 4 10 और 1 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, और जबकि अगर ये टर्म होती तो तुम्हारा आंसर होल नंबर में आता। जैसे दोनों केस में तुम देख लो, इन दोनों में n तुम्हारा होल नंबर में आ रहा है,
तो अगर तुम्हारा n फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो इसका मतलब वो इस एपी की टर्म नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है तो इसका मतलब वो एपी की टर्म है। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। यानी जिस एपी की टर्म पूछ रहा था ये उस एपी की टर्म नहीं है, किसी और एपी की हो सकती है। तो इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर सेम है। तो अभी इसमें एक्सरसाइज में काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो डिस्कस करूंगा। अब तुम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से एग्जांपल्स में या किसी और बुक से कर सकते हो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।